का नाम है डैनियल। इसे एक बीमारी है सीआरपीएस यानी कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। इस कंडीशन को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल बीमारियों में गिना जाता है। इसका कोई इलाज नहीं। ये ज़्यादातर लोगों के लेग्स या फिर आर्म्स में होती है। और ये पेन कितना है, इसके लिए एक पेशेंट ने बताया कि मेरे पैर पे अगर एक पानी की बूंद भी गिर जाए तो मुझे लगता है कि किसी ने वॉल्केनो पे चलता हुआ लावा मेरे पैर पर डाल दिया हो। और डैनियल को इस लेवल का पेन बाजू में होता है। आपको गेस करना है कि अगर ये प्लैंक करेगा जिसमें हम 1 या 2 मिनट में थक जाते हैं, तो डैनियल कितनी देर तक प्लैंक कर सकता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट? नहीं, इन्होंने अगस्त 6 2021 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें इन्होंने प्लैंक किया पूरे 9 आवर्स 30 मिनट्स और पूरे 1 सेकेंड। ये जो इनकी बाजू दिखाई दे रही है जिसमें इन्होंने कंप्रेशन बैंडेज लगाया है, इसी बाजू में इन्हें सीआरपीएस का पेन होता है। डैनियल इस पूरी पेन को 9 घंटे 30 मिनट 1 सेकंड तक झेले। बीच में उन्हें बहुत कपकपाहट और इवन वॉमिटिंग भी हुई, जिससे साफ पता चलता है कि ये किस लेवल का बंदा है। क्या इसे ही कहते हैं मेंटल टफनेस? कि सब कुछ हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है। ये डिसाइड करने से पहले आप एक और स्टोरी को सुनो। इमेजिन करो आप घर में बैठे हो, बस अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो और आपकी मदर या स्पाउस कहते हैं क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। ये सुन के आपका मूड अचानक से ख़राब हो जाता है, आपको गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो जाता है और आप कहते हो यार मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मैं कर लूँगा जो मुझे करना होगा। इस पर आपके पेरेंट्स स्पाउस चले जाते हैं। आप बोल तो देते हो पर बाद में आपको हर्ट होने लगता है। एक बार नहीं, बार बार होने लगेगा। हर बार आपको आप गुस्सा करते हो और खुद ही दुखी होते हो। एक दिन आप अकेले बैठे होते हो किसी साइलेंस में, सिर्फ एक ही सवाल लेके, यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसी वक्त आपके दिमाग में कुछ आता है कि क्या ये हर बार तब होता है कि जब वो मैं रेड कलर की कैंडी खाता हूँ या वो एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है? आप ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बताते हो। आपके पेरेंट्स आपको एक क्लिनिक ले जाते हैं, अमीन क्लिनिक, जहाँ आपकी ब्रेन का स्कैन होता है और स्कैन से पता चलता है कि आपके दिमाग में लिटरली कुछ ओवर एक्टिविटी हो रही है। और ये तभी होती है जब आप ये कैंडी या एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करते हो। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये सब रेड डाई 40 की वजह से हो रहा है। आप डॉक्टर्स से पूछते हैं कि ये रेड डाई 40 क्या है? डॉक्टर्स आपको समझाते हैं ये एक ऐसा केमिकल है, एक पेट्रोलियम बेस्ड सिंथेटिक डाई, जिससे आपका ब्रेन एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है। इसकी वजह से आप कंफ्यूज रहोगे, पैनिक वाले स्टेट में रहोगे, आपका फोकस लूज हो जाएगा और डिप्रेसिव थॉट्स भी आ सकती हैं। और अगर आप कॉन्स्टेंटली इसे यूज़ करते रहोगे तो कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगी कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ ये मेस कर रहा है। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल स्टोरी है 15 साल के रॉबर्ट की, जिसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। और ये है उसके ब्रेन का स्कैन और ये रिसर्च बताती है कि रेड डाई 40 से क्या होता है। पर एक सेकेंड, ये वीडियो तो मेंटल टफनेस के बारे में है, तो हम ये रेड डाई 40 की बात क्यों कर रहे हैं? और इसका आंसर है कि मेंटल टफनेस के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए। नंबर वन स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी और नंबर टू गुड मेंटल मॉडल्स यानी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। और इस वीडियो में हम दोनों की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। मेंटल टफनेस के लिए हमें जैसे टफ करना है, विच इज़ ब्रेन, उसे हेल्दी रखना होगा। और वो है कि हम रेड डाई 40 जैसी ख़तरनाक चीज़ें, अब ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए और इस लिस्ट हम याद नहीं कर सकते। तो इसीलिए ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए वही ऑप्शंस हैं जो है कि हम बाहर का खाना ना खाएं, या फिर हम जो भी खा रहे हैं
उसके लेबल की फ़ोटो लें और चैट जीपीटी से ये पूछें कि बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट्स would you recommend purchasing this product, or are there any red flags in this ingredient list that I should be aware of? और अगर उस प्रोडक्ट में कुछ भी गड़बड़ है और इसके बावजूद हमें बाहर का खाना खाना है, हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि कैन यू हेल्प मी फाइंड सिमिलर प्रोडक्ट्स दैट आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो अगर हमारे पास बायोलॉजिकली हेल्दी ब्रेन है तो हम बात करते हैं साइकोलॉजिकली। इसके लिए इमेजिन करो, बचपन में स्कूल में आपके दोस्त आपको बहुत बुली करते थे, आपको आए दिन बड़ी मार पड़ती थी और हर वक्त आप चिड़े चिड़े बहुत गुस्से में रहते थे और आप समझ ही नहीं पाते थे कि आप गुस्से में क्यों हो। एक दिन आपका भाई आता है और आपको रनिंग ट्रैक पे ले जाता है और वो कहता है इन सब बेवकूफ़ों के बारे में मत सोचो, आप एक रनर हो, अपने टैलेंट को बस इम्प्रूव करो। आप अब वही करते हो जो आपके भाई ने आपसे बोला था, पहले स्कूल लेवल, फिर कॉलेज लेवल और फिर आप क्वालिफाई कर जाते हो ओलंपिक्स के लिए। 19 इयर्स की एज में आप फास्टेस्ट लैप रन करते हो, इतना फास्ट कि हिटलर तक आपसे मिलना चाहता है। लेकिन ये स्टोरी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। ओलंपिक्स में जीतने के बाद वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है और आप आर्मी ज्वाइन करते हो और एक मिशन में आपको एक फाइटर प्लेन में भेजा जाता है। जैसे ही आप प्लेन में उड़ते हो, नीचे से दुश्मन प्लेन पे हमला कर देते हैं और अचानक वो प्लेन समंदर के बीच में क्रैश हो जाता है। आपके साथ प्लेन में 11 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 3 बचते हैं और आप और आपके 2 दोस्त, आप एक छोटी सी राफ्ट में समंदर के बीच में फंसे हो। वहाँ पर आपके पास पीने के लिए ना तो पानी है, ना खाने के लिए एक भी दाना, बस चारों तरफ समंदर का कड़वा पानी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठे हो हैं और आपको बहुत भूख और प्यास लगती है। आप लोग टोपियों में बारिश का पानी इकट्ठा करते हो और उससे थोड़ी प्यास बुझाते हो, मछली पकड़ते हो और फिर 20 दिन गुजारते हो। लेकिन 20वें दिन आपका एक दोस्त मर जाता है और आपको उसकी लाश समंदर में फेंकनी पड़ती है, जिसे मछलियाँ खाती हैं। 47 डेज तक आप और आपका बचा हुआ एक दोस्त वहाँ पर रहते हैं। 47वें दिन आपको वहाँ दिखाई देता है एक छोटी सी राफ्ट आपकी तरफ आ रही है, लेकिन पता चलता है कि वो आपके दुश्मन मुल्क जापानीज के सोल्जर्स हैं। आपको जापानीज कैंप में ले जाया जाता है और वहाँ आपको हर रोज मारा जाता है। एक सोल्जर होता है जिसका नाम है मोचिरो, जिसे सब द बर्ड कहते हैं। वो आपसे बहुत चिढ़ता है क्योंकि आपकी जेब से उसे एक अखबार का टुकड़ा मिला जिस पे ये लिखा हुआ था कि आप एक ओलंपिक्स चैंपियन हो। वो इस चिढ़ के मारे आपको हर रोज मारता है। एक दिन वो बोलता है कि रेडियो में अपने मुल्क के खिलाफ बोलो ताकि आपके मुल्क वाले उसे सुने। आप उसे मना कर देते हो तो वो आपके कैंप के हर प्रिजनर को बोलता है कि एक एक करके इसे मुक्का मारो, और फिर भी आप नहीं टूटते। एक दिन वो आपके हाथ में हैवी बीम देता है और कहता है इसे गिराओगे तो गोली मार दूंगा। आप उसे गिराते नहीं हो, आप सिर्फ उसकी आंखों में देखते हो और जब तक वो चिल्ला के आपको पीटने नहीं लगता आप वहीं खड़े रहते हो। सालों तक ऐसे पिटने के बाद वॉर ख़त्म होती है और आप अपने मुल्क वापस पहुंचते हो, अपने घर जाते हो जहां पर सब आपको देखकर खुश हैं और आप अंदर से
खोखले हो चुके हो, आप रात भर चिल्लाते हो और आपके सामने भी सोल्जर के जो सपने हैं वो आते हैं। आप सोचने लगते हो कि आप उसे मारने जाओ कि नहीं। आप शराब पीने लगते हो, अपने दिमाग को नम करने की कोशिश करते हो। पूरे 6 महीने के बाद जब आप अकेले बैठे होते हो तो आपके मन में एक लाइन आती है, इफ यू वांट टू बी फ्री यू मस्ट फॉरगिव। आप वापस अपनी मेमोरीज में जाते हो जहाँ पर उस जापानीज सोल्जर की मेमोरीज थी जो आपको मारता था, और आप उसको अपनी मेमोरीज में कहते हो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये स्टोरी फिक्शनल नहीं है, ये स्टोरी है लुई की, जो वॉर ख़त्म होने के बाद जो वापस जापान में अपने कैंप में गया, दोबारा उस कैंप के चक्कर लगाए, सबके साथ हाथ मिलाया। लुई उस जापानी सोल्जर से भी मिलना चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया। फिर भी लुई ने उस सोल्जर के लिए लेटर लिखा था, और वो लेटर उसने उसे पढ़कर सुनाया, जिसमें एक वर्ड था, आई फॉरगिव, और उनको माफ़ करना। लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा खुद के लिए है। खुद के ब्रेन को खुद की नेगेटिव फीलिंग्स से माफ़ कर दो, उसे फ्री कर देना। और ये बहुत सी रिसर्च प्रूव कर चुकी हैं। इसलिए हमें अगर ये एक टफ माइंड बनाना है, बहुत से लोगों से बहुत सी नाराज़गियाँ होंगी हमारी, लेकिन उन मेमोरीज़ को हमें हर दिमाग से मिटाना है, तो हमें माफ़ करना होगा। सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि खुद को भी, उन फीलिंग्स से। नेक्स्ट लर्निंग हमें मिलती है दो जाइंट्स की लाइफ से। इनमें से पहले जाइंट का नाम है डेविड गॉगिन्स, जिनका एक टाइम पर वेट 150 किलो से भी ज़्यादा था, और वो एक ऐसी जॉब करते थे जहाँ पर उन्हें किचन में जाके कॉकरोच मारने पड़ते थे। एक बार तो एक किचन से इतने कॉकरोचेस निकले कि उनको लगा कि वो लाइफ में कर क्या रहे हैं। उस वक्त पर वो 1 किलोमीटर भी नहीं भाग सकते थे, बट 3 महीने में उन्होंने 50 किलो तक वेट लूज किया, और उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग करी, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार। इनकी तरह ही एक और इंसान है जो कि एक बार प्लेन में था। सब एक एक करके उस प्लेन से कूद रहे थे और नीचे जाके अपना अपना पैराशूट खोल रहे थे। 16,000 की ऊंचाई से ये भी कूदा, लेकिन इसका पैराशूट सही से नहीं खुला, क्योंकि इस पैराशूट के स्ट्रिंग्स आपस में उलझ गए थे। ये पीठ के बल जोर से जमीन पे गिरा, इतनी जोर से गिरा कि वहां से वो 3 फीट बाउंस किया और वहां पर मट्टी का धुआं बन गया। डॉक्टर्स ने बोला कि अब ये चल नहीं पाएगा। बी 60 डेज, 60 दिन तक ये रेंगता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन फिर इसने खुद को एक बहुत ही डिफिकल्ट मिशन दिया, माउंट एवरेस्ट पे जाना। ये मिशन इसने खुद को तब दिया जब माउंट एवरेस्ट पर सक्सेस रेशियो 6:1 था, यानी जो 7 लोग माउंट एवरेस्ट पर जाते थे उनमें से 6 लोग वहां पर मारे जाते। और इसने ये मिशन मिशन भी कंप्लीट किया। ये इंसान कोई और नहीं, बियर था। बियर और डेविड गॉगिन का एक ही कहना है कि इनका इनका एक ग्रोथ माइंडसेट है। अगर ये सेम चीज़ हर रोज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इनको
खुद को चैलेंज करना पसंद है। शार्लॉक होम्स का आपने ये सीन तो देखा ही होगा, जहां वो बार बार बंदूक से फायर कर रहा है, इसलिए नहीं कि उसको कोई केस नहीं मिल रहा, बल्कि इसलिए कि उसको जितने भी केस मिल रहे हैं वो सारे के सारे बहुत आसान हैं और वो बोर हो गए हैं। तो अब मैटर सिर्फ ये कहता है कि हम ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ पेन से ही आती है और एक कांस्टेंट लेवल कुछ भी नहीं होता। अगर हम कांस्टेंट लेवल पे कोशिश भी कर रहे हैं तो भी हमारी माइंड जो है उस स्किल्स को लूज़ कर रहा है ये, या फिर दुनिया हमसे आगे चल रही है। सबसे ज़्यादा अमेजिंग ब्यूटीफुल चीज़ें इस ग्रोथ माइंडसेट में ही होती हैं, which comes with doing next bit possible thing। अगर हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब है और हमें लग रहा है कि नहीं यार मैं इसमें से नहीं निकल सकता, तो उसको हम गेम की तरह ले सकते हैं कि कोई मुझे इस वीडियो से देख रहा है और हर रोज़ हम अपनी फ़ोटोग्राफ्स खींच रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं और हम कह रहे हैं हमें निकलना तो इस सिचुएशन से बाहर ही है, लेकिन मैं अपनी स्टोरी बहुत अच्छी बनाऊंगा। सेम चीज़ फिज़िक्स वाले जो टीचर ने की थी, उन्हें पता था कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, और बस वो इमेजिन करते थे कि अभी मैं अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ओके ओके, तो मैं एक बार मैं पूरी वीडियो आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमने स्टोरी देखी थी वो थी डैनियल की, कि उन्होंने 9 घंटे 30 मिनट और पूरे 1 सेकंड तक प्लान किया, जो भी इस वो भी इसके बावजूद कि उनके आर्म में एक्सट्रीम पेन हो रहा था। फिर लेकिन फिर इसके बाद हमने देखा रेड डाई 40 का इम्पैक्ट कि वो कैसे हमारे ब्रेन को हाइपर एक्टिव बना सकता है। मेंटल टफनेस तो छोड़ो, वो हमें इतना ज़्यादा रिएक्टिव बना सकता है कि हम सुसाइडल हो सकते हैं। और फिर हमने इसका सोल्यूशन देखा कि नॉर्मल चैट जीपीटी में जाना है, लेबल की फ़ोटोग्राफ्स खींचनी है और उससे पूछना है कि भाई ये मुझे ये मैं खाऊं कि ना खाऊं। और वैसे ये जो रेड डाई 40 है, इसे कोडिंग में E129 के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सारी लिस्ट जो है हमें याद नहीं रहेगी, तो इससे बेहतर है कि हम एआई का यूज़ करें। इसके बाद हमने लुई की स्टोरी देखी है। तो इस एक ओलंपिक विनर 47 डेज तक वो समंदर में रहा। उसके बाद मार खाता रहा उस जापानी सोल्जर से, और इसके बावजूद ने उस जापानी सोल्जर को माफ़ कर दिया। ये माफ़ी उसके लिए नहीं थी, हमारे ब्रेन चीज़, जो कि वो माफ़ी हमारे लिए भी है कि हम ये सारी टेंशन्स को रिलीज़ कर पाएँ। और ये सिर्फ स्टोरी नहीं, ये रिसर्च भी प्रूव करती है। फाइनली हमने गॉगिन्स और बियर ग्रेगल्स की स्टोरी देखी, कि जो मेंटल टफनेस और बियर ग्रेगल्स की स्टोरी देखी कि जो मेंटल टफनेस है वो आती है ग्रोथ माइंडसेट से। अगर हम कोई भी स्किल सीखते हैं तो ये हमारे माइंड ग्रो करता है। अगर हम ज़्यादा किलो का डंबल उठाते हैं तभी हमारे मसल्स बनते हैं। तो जो ग्रोथ माइंडसेट है वो ब्यूटीफुल माइंडसेट है। उस उसे उस भी उसे हल्की पेन होती है, सो व्हाट, यही हमने देखना था। शार्लॉक होम्स का केस कि वो बोर हो जाते हैं जब भी उसको सिंपल टास्क मिलते हैं। वहीं पर हम में से कुछ लोग खुश
क्यों होते हैं जब हमें सिंपल टास्क मिलते हैं। हमें एक लेवल हमेशा ऊपर जाना है, हमेशा ऊपर सोचना है, और यही चीज़ जो है मेंटल टफनेस क्रिएट करती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर डेविड गॉगिन की आप पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो यू कैन सर्च इट ऑन द यूट्यूब, और जिसे बहुत लोग बहुत सालों से लाइक पिछले 6 सालों से डाउनलोड कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप ऐसा नॉलेज वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, आपसे दोबारा मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्तमास दुआ, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।